मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 92 में अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्याय संबंधी अवयव होगा। इस न्यायालय की प्रथम बैठक हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, परंतु वास्तव में यह कोई नवीन संस्था नहीं है। हेंस केल्सर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय के अधिनियम की लगभग शब्दशः प्रतिलिपि है, परंतु जहां अंतर्राष्ट्रीय न्याय का अस्थायी न्यायालय वैधानिक रूप से राष्ट्र संघ का अंग नहीं था, वहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान अंग है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों के अलग अलग बहुमत से किया जाता है। इस निर्वाचन के संबंध में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायाधीशों की अवधि 9 वर्ष की होती है, परंतु 1/3 न्यायाधीश प्रति 3 वर्ष के पश्चात पदनिवृत्त हो जाते हैं। न्यायाधीश अपनी अवधि की समाप्ति के पश्चात पुनर्निर्वाचित हो सकता है। किसी एक राज्य से एक से अधिक न्यायाधीश निर्वाचित नहीं हो सकते। भारत के BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। न्यायालय की गण पूरक संख्या 9 न्यायाधीश है। न्यायालय का प्रधान कार्यालय हेग में है, परंतु न्यायालय विश्व के किसी अन्य स्थान में भी अपनी बैठक कर सकता है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला है परामर्श संबंधी, दूसरा ऐच्छिक, तीसरा वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार। इसे कोई अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात किसी राज्य को अपने मामले में इस न्यायालय के सम्मुख उपस्थित करने को बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय के सामने केवल राज्य ही अपने मामले विचारार्थ ला सकते हैं, व्यक्ति नहीं। परामर्श पहला नंबर 1 परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में महासभा, सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र के अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग तथा विशिष्ट समितियां, जिन्हें महासभा किसी भी समय ऐसा अधिकार प्रदान कर दे, अपने कार्यक्षेत्र से संबंधी वैधानिक प्रश्नों पर न्यायालय से परामर्श देने की प्रार्थना कर सकती है। ये परामर्श संबंधी पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं होते, परंतु फिर भी जैसा कि ओपेनहीम का मत है कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार वास्तव में उससे कहीं अधिक उत्पादक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, जितना कि मूलतः सोचा गया था। न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श मतों की संख्या निर्णय के रूप में दिए गए मतों की संख्या की लगभग बराबरी करती है।
ओपेनहाइम ने यह मत अंतर्राष्ट्रीय न्याय के संबंध में व्यक्त किया था, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंध में भी ठीक उतरता है। सन 1958 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 14 मामले में परामर्श मत दिए थे और 16 मामलों में निर्णय दिए थे। महासभा की प्रार्थना पर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के संबंध में दिए गए परामर्श मत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श मतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दूसरा है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। न्यायालय अधिनियम के 36वें अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिससे संबंधित राज्य पारस्परिक सहमति से उन विवादों को न्यायालय के विचारार्थ उपस्थित करे। नंबर तीसरा है वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार। न्यायालय के अधिनियम के 36वें अनुच्छेद के दूसरे पैरे में, जिसे वैकल्पिक धारा भी कहा जाता है, यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य किसी भी समय यह घोषणा कर सकता है कि अन्य राज्यों ने भी ऐसा ही किया हो, तब वह निम्नलिखित 4 बातों से संबंधित सभी वैधानिक विवादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वतः अपने लिए आवश्यक मानते हैं। पहला उसमें है किसी संधि की व्याख्या, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को भंग करने वाले तथ्यों की स्थिति, चौथा किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करने पर उसके लिए दी जाने वाली क्षति पूर्ति की मात्रा और स्वरूप। ये 4 घोषणाओं से उत्पन्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ओपेनहाइम ने वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा है। यह वैकल्पिक है क्योंकि यह उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो ऐसी घोषणा करें, और तभी लागू होता है जब विवाद से संबंधित अन्य राज्य ऐसी घोषणा कर देते हैं। यह आवश्यक कंपलसरी है क्योंकि जो राज्य ऐसी घोषणा कर देते हैं उनसे संबंधित विवाद किसी विशेष समझौते के बिना भी न्यायालय के सम्मुख लाए जा सकते हैं। ऐसी घोषणा करने वाला राज्य इस घोषणा को बिना किसी शर्त के भी कर सकता है, और कुछ शर्तों के साथ भी। सन 1954 तक 35 राज्यों ने ऐसी घोषणा की थी, परंतु अधिकांशतः राज्यों ने न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते समय अनेक गंभीर शर्तें लगा दी थी। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, मैक्सिको और पाकिस्तान ने यह शर्त रखी थी कि वे सब विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे जो उनकी राय में उनके घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे। हैंस केल्सन का मत है कि न्यायालय के अधिनियम के 36वें अनुच्छेद के दूसरे पैरे के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा की गई घोषणाएं ऐसी शर्तों के साथ हैं जो उन्हें क्रियात्मक दृष्टि से बिल्कुल निरर्थक बना देती हैं। परंतु ओपेनहाइम के अनुसार प्रतिबंधों के होते हुए भी वैकल्पिक धारा अनिवार्य न्यायिक निर्णय की सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वैकल्पिक धारा के कारण ग्रहण किए गए उत्तरदायित्वों से न्यायालय की क्रियाशीलता में एक महत्वपूर्ण स्रोत की वृद्धि हुई है। न्यायालय के निर्णयों का निष्पादन कैसे होता है? यदि कोई भी पक्ष न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता, तब दूसरा पक्ष उस मामले को सुरक्षा परिषद के सामने ले जा सकता है और सुरक्षा परिषद न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। व्यावहारिक सफलता कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण विवादों के निपटारे में सहयोग दिया है, जैसे कोरफू चैनल विवाद, मोरक्को में अमेरिकी राष्ट्रजनों के अधिकार संबंधी विवाद, एग्लो नॉर्वेजियन मछलीगाह विवाद, पुर्तगाल में भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने के अधिकार से संबंधित विवाद आदि। परंतु रूस तथा अन्य अनेक साम्यवादी राज्यों का रुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रति अवहेलना और सहयोग कर रहा है। इस कारण वे से न्यायालय बहुत अधिक शक्तिशाली और उपयोगी संस्था नहीं
बन पाया है। फिर भी जैसा कि MC छागला का मत है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि यह पूर्ण नहीं है, इसके पास वह सत्ता और अधिकार नहीं है जो इसे प्राप्त होनी चाहिए, परंतु फिर भी महान विचारक का मूर्त रूप है और एक मात्र यही विचार राष्ट्रों में शांति और सद्भाव लाने वाला है। और इस विचार के अनुसार जैसे व्यक्ति आपस में विवाद होने पर एक दूसरे का गला काटने को नहीं दौड़ते, वैसे ही राष्ट्रों को भी आपस में मतभेद होने पर शस्त्रों का सहारा नहीं लेना चाहिए, किंतु एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।